हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 5 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए हम अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ा, कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा। अब जो आपका है वो हम अकाउंटिंग रेशियो के ज़रिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, जिसमें हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो के बारे में पढ़ लिया है, सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो लिक्विडिटी रेशियो में हम लोगों ने जो कवर किया था वो था आपका करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो। दूसरा इसमें जो था आपका क्विक रेशियो, जिसे हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते थे या हम उसे लिक्विड रेशियो भी कहते थे। तो ये दो रेशियो हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो में कवर कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में पढ़ा था। सॉल्वेंसी रेशियो में हम लोगों ने डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है वो थर्ड रेशियो स्टार्ट करेंगे, जो है आपका एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जो आपका थर्ड है टाइप का रेशियो जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, वो है आपका एक्टिविटी रेशियो या एक्टिविटी रेशियो बोलिए आप इसे, या फिर इसे आप और टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। एक्टिविटी रेशियो बोलिए या फिर आप इसे टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, देखिए टर्नओवर का मतलब होता है यहाँ पर सेल, टोटल सेल। आपने एक साल में कितना सेल किया उसे हम टर्नओवर कहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आपको पढ़ना है वो है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसमें जो आपका सबसे पहला जो रेशियो इसमें हमको पढ़ना है वो है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, या इसे हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। अच्छा, अब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। अब जैसा आपको फॉर्मूला से दिख रहा है, यहाँ पर है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, स्टॉक है तो स्टॉक तो आपका यहाँ पर आना ही चाहिए फॉर्मूले में। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को जब बनाओगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप इस फॉर्मूले को बनाओगे तो सबसे पहले आप नीचे में ले लेना एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक क्यों लेंगे, देखिए स्टॉक जो है आपका एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक किस फिगर को हम लें, क्या हम ओपनिंग स्टॉक को लें, क्या हम क्लोजिंग स्टॉक को लें, यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न। तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर हम ओपनिंग स्टॉक को भी लेंगे, हम क्लोजिंग स्टॉक को भी लेंगे और उन दोनों का हम एवरेज निकाल लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया आपका सबसे पहले एवरेज स्टॉक, हम नीचे में लिखेंगे। अच्छा, ऊपर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो आपका लिखा हुआ है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल। तो क्या हम ऊपर में यहाँ पे नेट सेल या सेल लिख देंगे या कुछ और लिखेंगे। तो अगर हम ऊपर में सेल लिख देते हैं तो देखिए जो स्टॉक आपका होता है वो क्या होता है, वो आपका एट कॉस्ट होता है स्टॉक। देखिए जब भी कोई, अगर हम यहाँ पर परचेज की बात करते हैं तो बिजनेसमैन सामान परचेज करता है बेचने के लिए। बिजनेसमैन जो है सामान परचेज करता है किसके करने के लिए, सेल करने के लिए, बेचने के लिए। तो मान लो कि बिजनेसमैन जो है यहाँ पर सामान खरीदा है 100 रुपये का, है ना। बिजनेसमैन जो है यहाँ पर सामान 100 रुपये का खरीदा है और साल के अंत में यहाँ पर मान लो 20 रुपये का स्टॉक बचा रह जाता, तो कितने का सामान बेच दिया, 80 रुपये का। तो ये जो आपका 20 रुपये का सामान बचा रह गया, 100 रुपये का सामान खरीदा था, 20 रुपये का सामान जो है वो साल के अंत में यहाँ पर बचा रह गया। तो देखिए 100 रुपये में से 20 रुपया बचा, तो जो बिजनेसमैन है उसको कितना पड़ा था खरीदते समय, 100 रुपये का सामान पड़ा था, और साल के अंत में जो बचा वो 20 रुपये का सामान यहाँ पर बचा, जो कि आपका क्लोजिंग स्टॉक है। अच्छा, तो कितने का सामान बेच दिया, कॉस्ट का, कितने की कॉस्ट का सामान बेचा, 80 में। तो ज़रूर 80 में कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में सेल किया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टॉक होता है वो आपका एट कॉस्ट होता है, मतलब कि जितने में उसने खरीदा है उतना ही में वो अनसोल्ड गुड्स, स्टॉक का क्या मतलब होता है, अनसोल्ड गुड्स,
वो आपके साल के अंत में बचा रह गया। तो यहाँ पर तो जो ये स्टॉक है वो एट कॉस्ट है, तो ऊपर में हम क्या सेल ले लेंगे, क्या हम नेट सेल को ऊपर लिखेंगे? अगर नेट सेल को लिखेंगे तो यहाँ पर सेल में आपका प्रॉफिट भी ऐड होता है। तो अगर ऊपर में नेट सेल हम फिगर ले लेते हैं, नेट सेल से कंपेयर करते हैं, तो इसका मतलब कि उसमें प्रॉफिट भी ऐड है, जबकि स्टॉक तो आपका एट कॉस्ट है। तो ऊपर भी हमको क्या लेना होगा, जो भी फिगर लेना होगा वो एट कॉस्ट ही लेना होगा। इसलिए हम नेट सेल ना लिख करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने सामान बेचा है उसका कॉस्ट क्या है, यानी इसको आप शॉर्टकट में COGS भी कहते हैं, COGS। ठीक है, स्टॉक एट कॉस्ट है आपका जो लागत लगा है वही आपका साल के अंत में सामान बचा हुआ है जो कि अभी नहीं बिका है। तो अगर आप यहाँ पर एवरेज स्टॉक ले रहे हो जो कि एट कॉस्ट है, तो ऊपर में आप नेट सेल्स नहीं ले सकते हो। अगर नेट सेल्स के लिए आप नहीं ले सकते हो क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी ऐड होता है। तो नीचे जब आप कॉस्ट पे ले रहे हो तो ऊपर भी आपको कॉस्ट पे लेना होगा। इसीलिए यहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान आपने बेचा है उसका कॉस्ट क्या है, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका बन गया कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, तो COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री आप इसको कह सकते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो से अब हमें पता क्या चलता है, अब ये हम जानेंगे कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये तो फॉर्मूला हमारा बन गया COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। इससे हमें इस फार्मूले से क्या पता चलेगा, मान लीजिए कि ये आता है 3 टाइम्स, ये जब भी आएगा तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स इस तरीके से कर करके आपका यहाँ पर आएगा। तो इससे क्या पता चलेगा आपको, इससे ये पता चलता है कि हमारा जो है वो स्टॉक कितने दिन में या कितने महीने में क्लियर हो जा रहा है, यानी हमारा सेल कितना है वो हमको बेसिकली इससे पता चलेगा कि कितने महीने में या कितने दिन में स्टॉक जो है क्लियर हो जा रहा है। मतलब स्टॉक फटाफट निकल रहा है, जितना ज़्यादा ये आपका रेशियो ऊपर होगा, जितना टाइम्स ज़्यादा होगा आपका, उतना अच्छा बात है। अगर 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक क्लियर हो रहा है। इसका मतलब बिजनेस का सेल बहुत अच्छा है, तभी तो स्टॉक क्लियर हो रहा है। स्टॉक निकलता जा रहा है बिजनेस से और वो सेल होता जा रहा है, निकलता जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, इसका मतलब वो सेल होता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा होगा ये आपका रेशियो, उतनी अच्छी बात है बिजनेस के लिए कि स्टॉक फटाफट क्लियर हो रहा है, इसका मतलब बिजनेस का सेल ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन अब हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। देखिए साफ साफ आपको निकाल करके देगा नहीं कि COGS ये है और एवरेज स्टॉक ये है। क्वेश्चन में इस तरीके से आपको साफ साफ निकाल करके सारे फिगर को देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें निकालना सीखना होगा। आपको अगर सामने सब कुछ दे देगा तो फिर पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो सब कुछ आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पर COGS ये आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेचा गया है उसका कॉस्ट क्या है, सबसे पहले आपको ये पता करना होगा। तो इसको निकालने का बहुत सारा आपका तरीका है। आपने पहले बचपन से एक फार्मूला पढ़ते आ रहे होंगे, सेलिंग प्राइस जो होता है वो बराबर होता है किसके, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है। या फिर आप कह सकते हो कि सेलिंग प्राइस जो है आपका कॉस्ट प्राइस, अगर आप इसको लॉस में बेच रहे हो तो लेस हो जाएगा आपका यहाँ पर लॉस। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है। ये फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप बात समझिएगा कि मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस यानी बिजनेस में जो सामान बना है उसका लागत ही है मान लो यहाँ पे 10 रुपया, तो आप 10 रुपये में मार्केट में बेचोगे नहीं, इसमें प्रॉफिट ऐड करोगे। मान लो कि 2 रुपये का आपने प्रॉफिट ऐड किया तो बेचोगे कितने में, 12 रुपये में। तो ये हो गया आपका एक सेलिंग प्राइस। अगर घाटा होगा तो क्या, यहाँ पर मान लो कि सेम फिगर हम लेते हैं, 10 रुपये का आपका कॉस्ट प्राइस है और आपने इसे बेचा मान लो लॉस, 2 रुपये का लॉस है, तो आपने बेचा कितना में, 8 रुपये में बेचा, तो 2 रुपये का यहाँ पर लॉस हुआ। ये फॉर्मूला तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब यहाँ पर हम COGS का कैलकुलेशन करते हैं कि किस तरीके से जो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेचा गया है उसका क्या लागत है। सबसे पहले इसमें क्या आप लिखोगे, देखिए
एक फॉर्मूला है, बहुत तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। एक हो गया आपका यहाँ पर सेल ले लो, सेल्स, और इसमें ऐड कर दोगे आप, क्या ऐड कर दोगे, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सेल, यहाँ पर सेलिंग प्राइस ले लोगे आप, और सेलिंग प्राइस में अगर आप यहाँ पर ऐड कर दोगे ग्रॉस लॉस, तो भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। अच्छा, और क्या तरीका है, COGS अगर आपको निकालना है तो सेल्स में से आप क्या घटा लोगे, ग्रॉस प्रॉफिट घटा लोगे, तो भी आपका COGS निकल कर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कॉस्ट प्राइस की, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल लोगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर लोगे, सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट को माइनस कर लोगे, तो आपका यहाँ पर क्या निकल जाएगा, कॉस्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। या फिर यहाँ पर अगर आप बात करें कॉस्ट प्राइस में, तो क्रॉस प्राइस निकालना है आपको यहाँ पे, तो क्या करोगे, सेलिंग प्राइस में अगर आप लॉस को प्लस कर दोगे, सेलिंग प्राइस में अगर आप लॉस को प्लस कर दोगे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट प्राइस आपका निकल करके आ जाएगा। एक तरीका और हो सकता है इसका COGS को कैलकुलेट करने का। देखिए, ये क्वेश्चन में किसी भी तरीके से आपका दिया रहे, आप उसको इस फॉर्मूले के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हो COGS। तो एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। एक और तरीका इसमें हो सकता है कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो और उसमें से आप क्या माइनस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, तो भी आपका COGS निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का जो बचा होगा सामान, वो आप यहाँ पे ले लो, प्लस इतने से तो काम चलेगा नहीं, आपको और परचेज करना होगा, तो आप परचेज करोगे, यहाँ पे लिख लो परचेजेस। परचेज में से अगर कोई परचेज रिटर्न होगा तो यहाँ पे वो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, जैसे आपका हो गया वेजेस, जैसे हो गया कैरेज इनवर्ड, या फिर अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी हो गया आपका, ये सब कुछ को ऐड कर दोगे आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐड करोगे आप, तो यहाँ तक आपका निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा। यानी जो आपने सामान बनाया है, जो सामान आपने मैन्युफैक्चरिंग किया है, उसका कॉस्ट क्या है, उसका लागत क्या है, इतने दूर से आपका पता चलेगा। तो मान लो कि आपको सामान को मैन्युफैक्चरिंग करने में, बनाने में जो कॉस्ट लगा, वो यहाँ तक टोटल आपका 1 लाख रुपए लगा। ये बात क्लियर है। तो इससे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका पता नहीं चल रहा है, ये तो आपका लागत लगा। फिर मान लो कि इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, इसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक, इसमें से आप माइनस करोगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक को इसमें से आप माइनस करो। जैसे ही आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आता है। मान लो जो साल के अंत में सामान बचा, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा, वो मान लो यहाँ पर 20,000 रुपये का सामान बचा, तो 1 लाख बनाने में टोटल आपको लगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 लाख का है, और साल के अंत में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो आपका 20,000 का बचा। इसका मतलब 80,000 जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, यानी जो सामान बेचा उसका कॉस्ट कितना है, यहाँ पर 80,000 है। तो ये सारे को आप जोड़ दोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जोड़ोगे, तो ये निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि मान लो 1 लाख रुपए का है। अभी हम ये इमेजिनरी फिगर ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 1 लाख रुपए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और साल के अंत में जो आपका गुड्स बच गया वो 20,000 का बचा। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने 80,000 के कॉस्ट का, लागत का सामान जो है आपने बेचा है। तो यहाँ से भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। तो आपका एग्जामिनेशन में जो होगा यही तरीका आपका दिया रह सकता है। क्वेश्चन में आपको देखना होगा कि किस तरीके से जो है हम COGS यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक हो सकता है कि COGS इज इक्वल टू जो आपका सेल है उसमें ग्रॉस लॉस को ऐड कर दीजिए, COGS निकालने के लिए सेल है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, या फिर आपका ये तरीका रहेगा कि COGS निकालने के लिए आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड, या जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो सब कुछ को ऐड कर दीजिएगा, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब
क्वेश्चन में जब आइएगा तो उसमें देखना हो कि इन सारे चीज़ों में से कौन कौन सा चीज़ गिवन है। हो सकता है कभी ओपनिंग स्टॉक ना गिवन हो तो परचेज हो सकता है, वेजेस हो सकता है, कैरेज इनवर्ड हो सकता है कि वेजेस ना हो, कैरेज इनवर्ड ना हो, कोई अदर डायरेक्ट एक्सपेंस हो। तो वो सब कुछ को आपको देखना होगा कि आप जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में किन किन सारे चीज़ों को आपको दिया हुआ है, उन सारी चीज़ों को ऐड करना होगा और फिर लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना होगा। क्लियर है बात? ये हो गया आपका COGS निकालने का तरीका। इसके बाद आपको निकालना होगा क्या? एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक निकालना होगा। देखिए दो फिगर यहाँ पर आपको गिवन रहेगा, एक है आपका ओपनिंग स्टॉक और प्लस क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक। दो फिगर है तो डिवाइड भी कितने से करिएगा? 2 से। एवरेज निकालने के लिए अगर मान लीजिए 2 आपके पास फिगर गिवन है तो आप 2 से डिवाइड करिएगा, 3 फिगर रहेगा तो एवरेज निकालने के लिए 3 से करिएगा, 4 फिगर गिवन रहेगा तो 4 से आप डिवाइड करिएगा। अगर हम पूछे बिजनेस का लास्ट 5 साल का जो प्रॉफिट हुआ है उसका एवरेज निकालेंगे तो 5 साल के प्रॉफिट को लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट को आप ऐड कर दोगे और 5 से डिवाइड कर दोगे तो उसका एवरेज निकल जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि किसी बिजनेस में लास्ट जो है आपका 10 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो तो 10 साल के प्रॉफिट को हम ऐड करके 10 से डिवाइड करना होगा तो उसका एवरेज निकल जाएगा। तो मतलब कि जितना फिगर है उतना से डिवाइड करना होगा। फिलहाल यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए 2 फिगर है, एक आपका ओपनिंग है, एक क्लोजिंग है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करके कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एवरेज स्टॉक निकल करके आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये तो हमने अब फॉर्मूला समझ लिया है, सीख लिया है। अब इसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर पहले हम सॉल्व करेंगे 45 डी गोल के बुक से। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 45 है। इसके बाद इसके हम ढेर सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक फार्मूला समझ लिया है और इस पर हम एक छोटा सा सवाल सॉल्व कर लेंगे ताकि सारा फार्मूला हमको समझ में आ जाए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 45 में आपका क्या गिवन है यहाँ पर? कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम दी डाटा गिवन बिलो। तो जो नीचे दिया है डाटा उसके बेसिस पे आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो इसमें आपको कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले दिया है आपका इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये आपका ओपनिंग स्टॉक दिया है। इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग दिया हुआ है आपका, प्लस परचेज दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स भी आपका गिवन है 4 लाख रुपीज़ का। तो फॉर्मूला आपके सामने है और अब आपको सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करना होगा COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कैलकुलेट करना होगा। चलिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है। दिमाग लड़ाइएगा। COGS में सबसे पहला फॉर्मूला क्या था आपका? सेलिंग प्राइस जो था आपका सेल्स, इसमें से क्या ऐड करिएगा? ग्रॉस लॉस को ऐड करिएगा। क्या क्वेश्चन में ग्रॉस सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है, क्या ग्रॉस लॉस दिया हुआ है? नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला आपका काम नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद दूसरा फॉर्मूला था आपका सेलिंग प्राइस में से अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिएगा तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। तो क्या आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल करके दिया है या निकालने का कोई तरीका दिया हुआ है? नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको भी आप अभी हटा दीजिएगा। तो आपका तीसरा जो तरीका बचता है उसको हम अपनाएंगे। सबसे पहले आपका ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। चलिए इसमें आपको क्या ऐड करना है? तो परचेज ऐड करना है। परचेज भी आपके क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। परचेज प्लस जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो फैक्ट्री एक्सपेंस है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं यहाँ पर। तो क्या क्या आपका दिया हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे आपका परचेज तो हो गया, वेजेस और कैरेज इनवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। वेजेस दिया हुआ है प्लस कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है आपका। अच्छा, और कुछ दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंस में?
कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है, इसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ है आपका। तो इसमें से आपका एक और दिया है क्लोजिंग स्टॉक यहाँ गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अभी इस फॉर्मूले को हमने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से यहाँ तक करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा, लेस कर दोगे अगर क्लोजिंग स्टॉक तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर निकल के आ जाएगा। चलिए अब ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है, 90,000 का आपका ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, प्लस परचेस जो है वो आपका दिया हुआ है यहाँ पर 2,30,000 रुपये का, 2,30,000 का परचेस दिया हुआ है, प्लस वेजेस कितने का दिया है, वेजेस जो है आपका वो गिवन है 70,000 रुपीज़ का, 70,000 का वेजेस है, प्लस कैरेज इनवर्ट है 20,000 रुपये का, लिख देते हैं हम 20,000 रुपीज़, और कैरेज इनवर्ट के बाद जो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है वो है 1,10,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस कर देना है। क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 रुपये का आपका यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है। जब आप इन सबको कैलकुलेट करिएगा तो आपका COGS जो है आपका निकल करके आ जाएगा 3 लाख रुपीज़। कितना आ जाएगा आपका, 3 लाख रुपये आपका यहाँ पर COGS जो है वो निकल करके आएगा। क्लियर है बात? अच्छा, ये तो हो गया आपका, एक फिगर तो आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये आपका कैलकुलेट होकर के आ गया 3 लाख रुपये। दूसरा आपको एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री जो है यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, तो ऑटोमेटिक जो है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। चलिए इसके लिए भी हमको गिवन है एवरेज स्टॉक, 2 फिगर आपका यहाँ पर चाहिए होगा। एक है आपका देखिए इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 90,000 रुपीज़ का, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 90,000 रुपीज़, प्लस करेंगे, अब हम प्लस करेंगे तो क्लोजिंग आपका इन्वेंट्री दिया हुआ है यहाँ पर 1,10,000 रुपये का, ये फिगर हम ले लेते हैं। 2 फिगर है तो एवरेज निकालने के लिए हम 2 से यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1,10,000 प्लस आपका 90,000, 2 लाख, और 2 लाख को 2 से डिवाइड करिएगा तो 1 लाख रुपये एवरेज निकल करके आपका आता है। तो एवरेज इन्वेंट्री हो गया यहाँ पर आपका 1 लाख रुपये। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना है, 2 फिगर हमको यहाँ पर चाहिए था, एक था आपका COGS और दूसरा था एवरेज स्टॉक। तो COGS आपका 3 लाख आ गया है और एवरेज स्टॉक आपका 1 लाख हो गया है। इसको फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि मेरा आ गया है 3 लाख रुपीज़, और यहाँ पर 1 लाख रुपए का एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक आया है यहाँ पे। तो ये कितना आपका बनता है 3 टाइम्स, जो आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 3 टाइम्स जो है आपका यहाँ पे निकल के आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ 3 टाइम्स, इसका मतलब है कि आपका जो है स्टॉक है वो 3 टाइम्स है आपका, मतलब कि आपका जो जितना ज़्यादा ये रेशियो आपका रहेगा 3 टाइम्स के बाद 4 टाइम्स 5 टाइम्स रहेगा, तो इसका मतलब है कि उतना जल्दी आपका स्टॉक क्लियर हो रहा है, सेल का स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। तो ये रेशियो जितना ऊंचा रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा, उतना बिजनेस के लिए अच्छा है। इसका मतलब है कि स्टॉक क्लियर हो रहा है, स्टॉक निकल रहा है और सेल का जो है स्पीड वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आपका अगर आप देखोगे नीचे में तो आपको एक चीज़ और दिखा है, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री भी यहाँ पे गिवन है। तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री या एवरेज एज ऑफ स्टॉक जो है डेज इन अ ईयर डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो अगर आप करोगे तो कितने दिन में जो है आपका स्टॉक क्लियर हो रहा है ये आपको निकल करके आ जाएगा। तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री नंबर डेज इन अ ईयर 365 ये आप लिख लो और डिवाइडेड बाय कर दो, आप 3 से डिवाइड कर सकते हो फिलहाल यहाँ पर। तो आपका कितना दिन में जो है वो इन्वेंट्री क्लियर हो रहा है, एज कितना है इन्वेंट्री का ये निकल के आएगा। या फिर आप उसको मंथ से कर दोगे तो ऊपर में आप 12th मंथ कर दो और डिवाइड बाय एवरेज टर्नओवर रेशियो जो है आपका 3 से कर दोगे तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो 4 निकल के आएगा। अगर आप एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री करोगे तो 12 डिवाइड बाय 3, तो 4 अगर आपका जो आता है वो आपका मतलब है कि 4 महीने में लगभग आपका जो है स्टॉक क्लियर हो जा रहा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो 4 महीने में आपका स्टॉक क्लियर हो रहा है। इसका मतलब ये सेल जो है आपका 4 महीने में जो है आपका ये रोटेट हो रहा है। और अगर इसको
बात करें कि 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स रहेगा, 5 टाइम्स रहेगा, तो वो और भी अच्छा है बिजनेस के लिए। जल्दी जल्दी आपका स्टॉक क्लियर हो रहा है, इसका मतलब आपके बिजनेस का सेल काफ़ी अच्छा है। क्लियर है। तो आज एक्टिविटी रेशियो में या टर्नओवर रेशियो में सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे डेटर टर्नओवर रेशियो की, या फिर उसको आप बोल सकते हैं रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका डेटा टर्नओवर रेशियो या रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।